हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफी है वो करा रहे थे इस चैनल पे, और उसमें 1 से लेके चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका है क्लास 9 ज्योग्राफी का। और ये क्लास 9 का ही चैप्टर 6 है और अंतिम है चैप्टर है क्लास 9 का ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग है ना इसको देखते हैं और रीड करते हैं। उससे पहले बता दें, जो भी न्यू अगर इसमें स्टूडेंट है तो बता दें कि क्लास है ना 6, 7, 8 का भी है ज्योग्राफी पूरा करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जाके कर सकते हो। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है इसका, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। और अपना 6 से लेकर 9 तक अभी तक इस लास्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10th का जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। और बता दें कि इस चैनल पे 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट का जो कि एनसीईआरटी रहेगा इसमें कराया जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 जो कि है जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग, योग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब एक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने इसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। बात समझ में आ रहा है? जब हम किसी कोई भी वस्तु जब उसका काम में लेते वो संसाधन बन जाता है, वही बताया गया है। कोयला पहले क्या था? जब उसका काम में नहीं ले पा रहे थे तो संसाधन नहीं था। अब देखिए, प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। ठीक है, इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसका अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश की अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग उपभोग करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वह कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ठीक है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब देखिए, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,000 106 लाख थी, है ना। तब समझ होंगे कितना है 2011 तक भारत की जनसंख्या, यानी 1 करोड़ 1 करोड़ 21 लाख के लमसम थे। ठीक है, और थी जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो कितना करोड़ समझ रहे होंगे यहाँ पे? यह 12.1 करोड़ लोग भारत के इतना जो कि 32.8 जो कि भारत की भूमि का ही है ना। विश्व के स्थल भूभाग का कितना 2.5% है। इतना याद रखेंगे क्या? अपना भारत, और भारत का ही वर्ग किलोमीटर का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो आप समझ सकते होंगे। ठीक है, विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी है ना 1990 लाख है। अब याद रखेंगे 1990 लाख, इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डाउट होगा आपको कि यहाँ 12.1 करोड़ लोग है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 121 करोड़ यहाँ पे करना था। ठीक है, 121 करोड़। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आप ध्यान रखोगे। अब देखिए 1900 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत के लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ठीक है, यानी भारत की आधी आबादी
5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5%। देखिए, जनसंख्या चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जनगणना वाला जो भी है, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, और कॉमन क्वेश्चन हो या रिपीट क्वेश्चन होते रहता है। तो आप लोग एसएससी वगैरह में देखते होंगे, कहीं भी एग्ज़ाम हो, जनगणना का सेम क्वेश्चन ही आता है और रिपीट होता रहता है। तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हर डाटा को जो है गौर से ध्यान रखेंगे और याद भी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या था, जनगणना क्या, एक निश्चित समांतराल में जनसंख्या के आधारित गणना जनगणना कहलाती है। बाद में सबसे पहले जनगणना का 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। तो 1872 में स्टार्ट किया जनगणना, ये भी याद रखेंगे, किसके काल में, सब आगे सब पढ़ेंगे। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, और ये भी याद रखेंगे जनगणना कितने 10 वर्ष बाद होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या की सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, विश्व के क्षेत्रफल में जनसंख्या में भारत का भाग क्या है। विश्व में क्षेत्रफल में क्या है, 2.4%, और जनसंख्या में कितने हैं, 17.5% भारत का है। आप याद रखेंगे, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17.5, और क्षेत्रफल 2.4%। अब देखिए, दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी इतना है, हम लोग ये रीड कर चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि भारत में जनसंख्या का असमान वितरण क्या कारण है, सब ज्ञात करना। आप देखिए, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व असमान वितरण को बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या है जनसंख्या घनत्व, क्या है, असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को घनत्व कहते हैं, याद रखना है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या क्या घनत्व भारत से अधिक है। आप याद रखेंगे क्या, बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 102 यानी 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। तो 2011 में जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद बिहार के घनत्व पूछा जा चुका है, 1102, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का 17 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, भारत के जनगणना का स्रोत एक तरह से क्या है, ये जनसंख्या वितरण क्या क्या, किस में ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ हम लोग पढ़े थे ज़्यादा संख्या, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। और घनत्व में आधार में क्या है, अपना राजस्थान, भी याद रखेंगे। अब देखिएगा जम्मू कश्मीर, आप देख सकते 2011 भारत की जनगणना जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक था, कहाँ था, बिहार में। रेड कलर का ज़्यादा है, आप समझ सकते हो। यहाँ देखिए, एक है ना, 1001 से अधिक वाला राज्य कौन कौन सा है, बिहार और पश्चिम बंगाल, है ना। उसमें कुछ दिल्ली का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं भारत जनसंख्या घनत्व 2011 का। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद क्या हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या भारत का 29वां राज्य बना था। कौन, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब देखिए 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एक लद्दाख में विभाजित किया गया। ये भी याद रखेंगे, करंट में है तो ये नोट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्राकृतिक जलवायु व्यवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों, ये सब ज्ञात करने बोला। आप देखिए, असम आधिकारिक प्राधिप राज्य का जनसंख्या घनत्व मध्यम है।
पहाड़ी कटे छटे एवं बर्फीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा है ना, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी एवं राज्य के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिणी में केरल की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य का नाम बताइए। तो इसे बताना आप देख सकते हो। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 1951 से 2011 के दौरान बहुत ही इंक्रीज हुआ था। पहले क्या था, है ना, अब क्या हो गया, ये सब देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ से जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या, ये सब याद रखेंगे हम लोग। क्या है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या क्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रिया जन्म, भूमि, मृत्यु तथा प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभावीकरण होता है। तो जनसंख्या जो वृद्धि होते रहता है, कैसे होता है, कोई जन्म लेता है, कोई मृत्यु होता है, तो कोई प्रवास कहीं और चल जाता है। यही सब रीज़न है, आप याद रख सकते हो। अब जनसंख्या वृद्धि याद दर, ठीक है, ठीक है। आप देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि के दर का अर्थ की है कि दिए हुए किसी वर्ष के मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों को वृद्धि, इस वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। तो लाख का कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, इसमें करोड़ को लाख में बताया गया है। अब देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के परिणाम एवं दर। अब देख सकते हो 1951 में क्या था, कुल जनसंख्या 10 लाख में इतना थी, धीरे धीरे बढ़ के 2011 में कितना बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। शानी 6.1 क्या है, यही है जो चित्र 6.4 और 6.4 दर्शाते हैं कि 1951 में 1981 तक जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ती रही है। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का व्याख्या करता है। ठीक है, जो 1951 में 3610 लाख में से 1981 में 6830 लाख हो गई। अब ज्ञात कीजिए सारणी 6 शब्द ज्ञात करने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई। फिर भी, ठीक है, फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि से पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत का वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। देखिए, बन सकता नहीं, बन चुका है। आपको बता दें करंट डाटा के हिसाब से भारत जो है जनसंख्या में पहला स्थान दर्ज कर चुका है। अब जनगणना होगा उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन का प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा। तब समझ पा रहे होंगे बातों को। उसके बाद एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में
कितना व्यक्तियों प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आने शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक है ना या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश को भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उस घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रवास आप समझ सकते हैं, कोई दूसरे देश में चल जाना, ठीक है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण कारक यानी प्रभावी होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तन करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की संख्या में नियमित वृद्धि हुई। 1951 में कुल जनसंख्या क्या थी कि 17.29% नगर जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। अब देखो किशोर जनसंख्या क्या है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसके किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चे तथा वयस्क से अधिक होती है, ठीक है। कुपोषण से इसका स्वास्थ्य खराब तथा विकसित अवैध हो जा सकती है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्या को प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापार परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया 1952 को। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पीड़ितों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आ गया है, यहाँ पे था और यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देख रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के इस सब के 1952 में एक व्यापारिक नियोजन आया था। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2024 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, है ना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीका अवधि, बीमारियों से बच्चे को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो देखिए इस चैप्टर बस यहाँ तक ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन जितना भी इसमें पढ़े हो आपको रिमेंबर रखना है सारे कुछ, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं। और अभ्यास आप देख सकते हैं क्या क्या अभ्यास का क्वेश्चन है कि नीचे दिए ये 4 विकल्प है, सब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। अब देखिए जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। हाँ, उसका जन्म दर या मृत्यु दर, दोनों ऐसे तरह के समझ सकते हैं। जन्म दर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। 2011 जनगणना अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है ना। साक्षर व्यक्ति कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आते रहता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसको, और बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है। ये शब्द वाली देख सकते हैं। अपवदाफ क्या कहता है? अवसादी शैली, अवसादी से बनी वही शैली जिनमें परतर संरचना होती है। अग्नि शैली वो शैली जो मेग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है, उसे क्या कहते हैं? शब्द वाली भी देख लेंगे एक बार अच्छे से आप। उच्चावच, उपमहाद्वीप, किशोरावस्था, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, जलोढ़ मैदान, है ना, पठार, पर्यावरण, बहुत ही लंबा कुछ है, इसमें आप देख सकते हो सारा का सारा। और मिलियन प्लेस सिटी के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। मैदान समतल तथा बहुत कम ढाल वाली भूमि एक विस्तृत क्षेत्र होता है। ये सब समझ सकते, टिप्पणी कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं ये सब। धीरे धीरे आप इसको रीड करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट से कर ही लेते हैं कि हिमानी क्या है? बर्फ़ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, हिमानी कहते हैं। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। स्थलमंडलीय प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाला महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अथस्थल के बड़े बड़े भाग, है ना। बलय क्या है? पृथ्वी की पपरे पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैलो परतों में पड़ने वाली मोर या बलय। वनस्पति क्या है? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधे का आवरण। लेगून क्या है? खारे पानी के झील जो समुद्र से बालू अपर तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। लिंग अनुपात भात में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की लिंग अनुपात होता है। और रूपांतरित का आंतरिक शैली पूर्व निर्मित अग्नि तथा अवसादी शैली पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाई गई शैली। मैदान क्या? समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। मिलियन प्लेस सिटी के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला। मानसून क्या है? एक बड़े क्षेत्र में पवनों के बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु का मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहती है। भूसन्निधि क्या है? भूपटरी में वृहद गर्त तथा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई, जिसका तल दोनों किनारों की भूसतह से आपर्दित मालवे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। भूगर्भ प्लेट के अपपटरी प्लेटों की गति का वैज्ञानिक संकल्पना। भूगर्भ क्या है? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृति में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय मानक समय। भारत का मानक मध्यम रेखा क्या है? 82°30 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। भारतीय भूभाग क्या? भारत का भूभाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। वृक्षांश क्या है? आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारों जिनके सहारे चट्टान खिसक जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। ठीक है। प्रवसन क्या है? लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों को एक ही देश में आना जाना, तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसके अप्रवास कहते हैं, और जब वो उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास कहते हैं। अब याद रखेंगे, जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं, याद रखेंगे। पशु पक्षी क्या? किसी दिए क्षेत्र की जैव संपदा। पर्वत क्या? पृथ्वी की धरातल के ऊपर की ओर उठा हुआ भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारण तीव्र ढालों वाले होते हैं। पर्यावरण क्या? वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिससे एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। तो चलिए यहाँ पे शब्द वाली इधर का हो गया। अब इधर का देख लेते हैं। पठार क्या है? विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे में डेज ढाल वाली हो। नेशनल पार्क क्या है? एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। नेशनल पार्क। निबंधन क्या है? जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ भूविज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नवीन या युवा पर्वत। झील क्या है? झील देखेंगे हम लोग, एक जलाशय जो पृथ्वी की सतह के गढ़ते गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो, झील कहते हैं। जीवोम क्या है? एक सी जलवायु दशा वाले क्षेत्र विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाला पादप समूह। जीवन प्रत्यक्षता प्रत्येक व्यक्ति को औसत आयु। जलोढ़ मैदान क्या? नदियों द्वारा बहकर लाई गई महीन गाद या सिलिकनों वाली कप अथवा जलोढ़ मिट्टी के नीचेपन। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले शिशु
जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार वर्ष की संख्या में तुलना की जाती है। इस वार्षिक दर की गति से ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। किशोरावस्था क्या? किशोरावस्था वह आयु जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। जैसे व्यक्ति प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु में होते हैं का किशोरावस्था। उपमहाद्वीप क्या है? एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग है। उच्चावच के धरातल अथवा समुद्र के तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा में पाए जाने वाली ऊंचाई के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उसके बाद देखिए आश्रित अनुपात क्या? आंतरिक अववाह देख लेंगे पहले। एक ऐसा अववाह तंत्र जिससे नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता परंतु आंतरिक समुद्र या झीलों में गिरता है, इसका आंतरिक अववाह कहते हैं। आश्रित अनुपात क्या? आश्रित आयु 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु के लोगों को बीच अनुपात। आधार जनसंख्या देगा निश्चित समय किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। अग्नि शिला शिले जो मेग्मा या से बनती है। अवसादी शिले क्या है? अवसादों से बनी हुई शिला में प्राय परतदार संरचना होती है। और आपदाप क्या? ऋतु विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपचकित निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र से होता है। तो देखिए हम लोग शब्दावली भी देख ले जो कि बहुत ही हार्ड भी लगा और इम्पोर्टेंट भी लगा समझने के लिए। पॉइंट अगर आप किसी का डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे इसको पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी एग्ज़ाम में तो कुछ आने वाला है नहीं शब्दावली से, बस अब समझ सकते थे। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और फिर जल्दी हम लोग अब मिलते हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी जो कि स्टार्ट होने वाला है ना, NCERT का। अगर आप लोग को पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपना दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो। और रही बात वॉइस में अगर कोई इशू है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वॉइस का इशू बहुत ही जल्द ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग चलिए बने रहे और आई होप कि 6 से लेकर 12 NCERT आप पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे इस चैनल से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास है क्लास 10th का ज्योग्राफी को लेके आते हैं।